वर्तमान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में, तकनीक में और आधारभूत संरचनाओं में, और विकास की रफ्तार में सबसे अहम योगदान है भारत के युवाओं का। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह और हम मौजूद हैं पंजाब के फगवाड़ा में, और यहाँ बात करेंगे युवाओं से कि देश के विकास में उनका क्या योगदान हो सकता है, क्या आकांक्षाएं हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है संसद टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चिराग आपका नाम है? जी हाँ। चिराग, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कहना चाहूँगा। आप सभी प्रेजेंट ओवर हियर। मैं आपके जवाब का कुछ इस तरह आंसर देना चाहूँगा कि इंडिया में टुडेज यूथ्स आर द टुमारोज लीडर्स। उनको एजुकेशन, उनको स्किल्स, उनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। अगर उनको वो सब मिल गई तो वो सब दुनिया के हर वो कोने को पछाड़ देंगे। जो आज हम देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सीईओ जो हैं वो इंडिया के हैं। अगर इंडिया में उन बच्चों को वो शिक्षा मिले, वो एजुकेशन मिले, वो स्किल्स मिले, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इंडिया के बच्चे हर सफलता को छुएंगे। और मैं इसी का कहना चाहूँगा, युवा शक्ति ही सतत विकास की नींव है। युवा शक्ति ही सतत विकास की नींव है। आप अपनी ऊर्जा और बेहतर नवीन विचारों से अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। चिराग, ये बताइए कि मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं आज के भारत को। आज के भारत में जो, जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, तकनीक की बात की, आज भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम संरचनाएं, आधारभूत संरचनाओं का जैसे मैंने जिक्र किया, वो बढ़ी हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? भारत अभी राइट नाउ स्टेज पे है, वो ग्रोइंग स्टेज पे है। वो तो अभी आज के जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्यूचर से। तो आज के जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, वो आगे चल के अगर उनको, मैंने कहा, उनको एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, स्किल्स मिली तो वो बहुत कुछ अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। आप माइक पास कर दीजिए आगे। अपना शुभ नाम बता दीजिए। जानवी शर्मा। आप ये बताइए, कौन से स्टेट से हैं आप? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में चूँकि हम अगर देखें बीते वर्षों में कई आधारभूत संरचनाओं की बात जैसे मैंने की, वहाँ पर हुआ है। और ख़ास तौर पर अगर ग्रामीण भारत की हम बात करें, जो कि पहाड़ों में या नॉर्थ ईस्ट में या फिर देश के मैदानी इलाकों में भी, ग्रामीण भारत के युवाओं की भागीदारी क्या बढ़ी है विकास के प्रति, या और बढ़ाई जाने की ज़रूरत है? क्या सोचते हैं जानवी? आप, मेरे अनुसार जहाँ तक मैं अपने राज्य को देखती हूँ, उसमें जो मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी जो है वो खेल प्रतियोगिता में ले रही है। चाहे मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ भारत की, तो चाहे हमारे 24 ऐसे छात्र हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी के जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में हमारे भारत देश को जो है रिप्रेजेंट किया। विनेश फोगाट की बात करूं या चाहे बात करूं नीरज चोपड़ा की, इन सब ने हमारे भारत देश का डंका दुनिया भर में बजाया। तो ये सब उदाहरण बताते हैं कि किस तरीके से युवा पीढ़ी खेल के माध्यम से भारत के विकास में सहायता कर रही है। अलका जी को माइक पास कर दीजिए। अलका, आप ये बताइए कि युवाओं की अपनी आकांक्षाएं हैं, क्योंकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। किस तरीके की आकांक्षाएं हैं आपकी कि आने वाले भविष्य को किस तरीके से देखते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा? जैसे कि अगर हम बात करें भारत के भविष्य की, तो कहीं ना कहीं वो निर्भर है हमारी गवर्नमेंट पे, उनकी स्किल्स पे, उनके प्रोग्राम्स पे। तो अगर हम उसकी बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे सारे प्रोग्राम्स, ऐसे सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले हुए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, स्टार्टअप इंडिया, पीएम युवा एंड अटल इनोवेशन। सो ये बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम्स हैं जिससे कि युवाएं अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। माइक पास। और कौन बोलना चाहेगा? आप अपना नाम बता दीजिए। शाहीन, ये बताइए कि स्टार्टअप इंडिया और जो स्किल इंडिया जैसी बात की इन्होंने, आज के दौर में स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि कई देश में यूनिकॉर्न हो चुके हैं स्टार्टअप, और कई जो छात्र हैं वो नए स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में कितनी बेहतर पहल आप मानते हैं? ये बेहतर है क्योंकि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अलग अलग जगह की वीडियो वगैरह, जैसे हमें एजुकेशन लेना है तो हम, अगर कोई साउथ में पढ़ा रहा है तो नॉर्थ का बच्चा भी पढ़ सकता है। जैसे यूडेमी प्लेटफॉर्म हो गया, वेदांतु हो गया, ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये हर कोने के बच्चे को पढ़ा सकते हैं।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे यूडेमी और वेदांतो जैसे प्लेटफॉर्म है जो बच्चे स्टार्टअप का आइडिया लेके आते हैं, तो ये चीज़ पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है। पेरेंट्स पे ये डिपेंड करती है, जैसे अभी इनको अगर आइडिया है लेकिन इनके पेरेंट्स इनको अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। जब तक हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमारी हेल्प नहीं करेगा तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल। माइक पास करिए, आपका नाम बता दीजिए। गार्गी केसरी, आगरा, यूपी। आगरा से। देखिए, आगरा अपने आप में क्योंकि टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा से अगर हम बात करें, पर्यावरण एक बड़ी समस्या है। हमारी जो वहाँ धरोहर है वो भी पर्यावरण के चलते, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के चलते उन पर भी असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या को लेकर क्या सोचती हैं, और आपको क्या लगता है कि हमें अपने पर्यावरण को ख़ास तौर पर बचाने के लिए किस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है, युवाओं को ख़ास तौर पर, क्योंकि सरकार के तौर पर तो कदम उठाए जा रहे हैं, एक समाज के तौर पर हमें क्या करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से ये एक इंडिविजुअल वाली बात आती है कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण बचाने की, तो हर एक इंसान की ये और हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पर ध्यान दें। ठीक है, हम ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ों को यूज़ करें, हम ज़्यादा सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करें। मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट से आती हूँ और हमारा होता है कि हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगाई जानी चाहिए। हर स्टेट्स में उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप लकड़ी अगर राजस्थान में लगाएंगे तो इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर यू, बट वही लकड़ी आप हिमाचल में यूज़ करेंगे तो दैट सस्टेनेबल। तो हर एक पर्सन को अपनी पर्सनल चॉइस बदलनी चाहिए और उस हिसाब से हम अपने वातावरण को स्वच्छ और पर्यावरण को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, और कोई मैं समझना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से कौन आता है? कौन? माइक पास कर दीजिए, वहाँ पर नाम बता दीजिए। सर शोभित निगम, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में जब इंटरनेट उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध है गांव में और शहर में बराबरी के तौर पर, क्योंकि पहले देखा जाता था ग्रामीण भारत के जो छात्र हैं ख़ास तौर पर और शहरी जो छात्र हैं, एक तरह की असमानता थी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। आज के दौर में ये क्या बदला है? गांव में भी और शहर में भी समान अवसर उपलब्ध है? ये आपके सवाल का उत्तर एक शायरी से देना चाहेंगे कि चढ़ चुका है सोशल मीडिया का बुखार, भूल गए हैं हम खुद से करना प्यार, लगता है कुछ महानी नाता है जो खाना पेट से पहले स्टेटस पर जाता है। इस बात पर आप भी अमल करेंगे दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल हम लोग इतना उसमें घुस चुके हैं कि खाना खाते समय भी, नहाते समय भी, हर समय सोशल मीडिया हमारे फ़ोन हाथ में रहता है। अब तो हमारा एसोसिएशन टाइम भी इतना हो गया कि एक रील 15 सेकंड से ज़्यादा देख ही नहीं सकते हैं। पर दूसरी ओर सोशल मीडिया एक अमृत मंथन की तरह है। अमृत पान के साथ साथ कुछ विष भी निकलना होगा। जब सोशल मीडिया हमें खान सर, अलग सर, अवधोजा सर जैसे महान शिक्षकों को दे सकता है, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। और बात रही विकसित भारत के लिए, तो विकसित भारत का उद्देश्य खाली भारत को विश्व गुरु बनाने का नहीं है, परंतु पूरे विश्व को भारत के ज्ञान से लेकर विज्ञान तक, आविष्कारों से लेकर संस्कार तक और शोध से लेकर खोज तक का लोहा मनवाएंगे, तब हम जाके विश्व गुरु कहलाएंगे। और भारत में मैं कहूँगा कि जो युवा है, युवा शब्द को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु बन जाता है। यानी कि हर एक देशभक्त के अंदर वो वायु जैसी तीव्र गति है, और अगर उसे वो छोड़ दिया जाए खुला, तो भारत को विकसित बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में बस ये भी कहूँगा आपसे कि जो हमारे देश का युवा है वो स्कूल में ये विचार करता है कि लड़की नकाब पहन के आएगी, ऑरेंज कपड़ा, उस पर निर्भर नहीं करता है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है अभी। मेरे ख्याल से देश में वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है, जब सबको एक शिक्षा मिलेगी, समान शिक्षा मिलेगी। अमीरों के बच्चों को, अंबानी अडानी के बच्चों से लेकर मेरे गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को एक शिक्षा मिलेगी, तब जाके हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन के काम आएगा, तब जाके कहीं हम विकसित हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। शिक्षा में बिल्कुल समता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया की भी बात की थी। सोशल मीडिया के बारे में आपसे समझना चाहूँगा कि आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ उसके कई फ़ायदे भी हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो सोशल मीडिया को लेकर आपकी क्या राय है कि हमें उसके सकारात्मक इस्तेमाल की ज़रूरत है? सबसे पहले नाम बता दीजिए सबसे पहले। मैं टीशा, नमस्ते आपको। सो आई बिलोंग फ्रॉम जर्नलिज्म बैकग्राउंड, एंड इन जर्नलिज्म आप भी उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंस है अभी के ज़माने में। सोशल मीडिया एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी बन गया है जहां वी कैन गेट द क्रेडिबल न्यूज़ ऑल्सो एंड फेक न्यूज़ ऑल्सो। नाउ डिपेंड ऑन अस कि हम लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सोशल मीडिया अगर जितना इम्पॉर्टेंट भी है उतना हम लोग उसको अननेसेसरीली भी यूज़ करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। सोशल मीडिया हम लोग को हेल्प करता है, लाइक अगर सोशल मीडिया का बात करें, एआई
बात करें वो हमारी हेल्पिंग हैंड्स है, पर हम लोग क्या करें उसे अपना हैंड बना ले रहे हैं। सो इसमें हम लोगों को गौर करना चाहिए। बट सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डिजिटल इंडिया के थ्रू हम लोग ने बहुत कुछ अच्छा भी विकास किया है, जैसे कि डिजिटल यूपीआई पेमेंट जो अभी हर एक इंसान अभी अपने फ़ोन में रखता है, उतना हमें सिक्योर पेमेंट का ऑप्शन मिला है। जहां हम लोग कैश के लिए या फिर बैंक जाना पड़ता था, इतना प्रॉब्लम्स होता था, पर अभी डिजिटल इंडिया के थ्रू हम लोग वो भी एक्सेसिबल कर पाते। एक गरीब से गरीब के पास भी अभी यूपीआई पेमेंट है। सो ज़रूर ये विकसित भारत का ही एक आयोजन है। सो मेरे तरफ से तो यही कहना है। सो थैंक यू सो मच। नाम बताइए अपना। देवोप्रियो। ये बताइए कि जिस तरीके से बात हुई, सोशल मीडिया में कई बार फेक नैरेटिव चलाया जाता है, फेक न्यूज़ की भी एक फैक्ट्री कह लें उसे। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से जो फेक है, और एआई में आज हम देख रहे हैं कि कई बार जो तस्वीरें हैं आप उन्हें कर सकते हैं, मॉर्फ कर सकते हैं, कई उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्या हमें देश में ऐसे कानून लाने चाहिए जो कि सोशल मीडिया से जो फेक नैरेटिव है, जो कि किसी पूरे देश में अगर हम सोशल मीडिया के ज़रिए कोई संदेश देना चाहें वो ऑथेंटिक लगे, तो क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? हाँ जी, ज़रूर। सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि जो ये फेक न्यूज़ेस है, ये फेक चीज़ें आती है, एआई जो डीप मॉर्फिंग बोलते हैं उसको, डीप फेक वीडियोस बोलते हैं, ये बहुत ही गलत है। हम इससे लोगों की लाइफ ख़राब होती है। तो आपने बहुत एक सही सवाल पूछा कि क्या इसमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, कोई बिल आनी चाहिए? हाँ, इसमें बिल आने चाहिए, इसमें रूल्स आने चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका फैक्ट चेक होना चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो आप खुद चेक कीजिए। ये एक हर एक युवा से, हर एक लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जब आप न्यूज़ चेक करते हैं, जब आप न्यूज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो खुद एक बार आप इंटरनेट में जाइए, खुद उसको आप सर्च कीजिए कि यही सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक न्यूज़ से, ऑथेंटिक चैनल से आप सर्च कीजिए, तभी जाके आप बता पाएंगे कि हाँ ये चीज़ सच है कि नहीं। उसके बाद ही आप शेयर कीजिए। अगर उसके पहले आप शेयर करते हैं तो हाँ, वो आपकी गलती होगी। एंड अगर आप चेक करते हैं तो हाँ, आप एक सच्चे युवा और सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी शायद आपने सुना होगा देश में रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। चेनाब जो देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, रेल आर्च ब्रिज है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो ये आधारभूत संरचनाएं, जो इंफ्रा है, विकास में कितना बड़ा योगदान देता है, क्षेत्र के विकास में भी। चूँकि कश्मीर में अगर चेनाब ब्रिज बन रहा है, रेल पहली बार रेल कनेक्टिविटी होने जा रही है, तो देश के विकास में भी योगदान है, साथ ही क्षेत्र के विकास में भी योगदान है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की आधारभूत संरचनाओं की कितनी ज़रूरत है देश को, और इनका कितना योगदान है देश के विकास में? जी, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं कहूँगी कि जी, मैं पटियार लाखा मंडल स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र है देवभूमि में, वहाँ से आती हूँ, जहाँ मैं कहूँगी कि रेल कनेक्टिविटी से ना जाने कितने ही डिस्टेंस को कवर कर लिया गया है। आज इंडिया एक 1.8 बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो एक ज़माने में हमारे ऊपर कॉलोनाइज्ड रूल था, उनको ओवरपावर करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की। वहाँ पे इंडिया ने बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। आज अगर मुझे मेरे घर से पंजाब फगवाड़ा में आना हो तो रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं 4 घंटे में यहाँ पे आ सकती हूँ। वहीं अगर हम बात करें रेल कनेक्टिविटी की, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, बहुत सारी रेलवेज़ ऐसी हैं जो आपके समय को बचाती हैं, जल्दी आपको कहीं से भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, समय बचाते हैं और ये संरचनाएं देश के विकास में अहम योगदान देती हैं। एक और आपसे सवाल समझना चाहूँगा कि चूँकि आपने कहा हिमाचल से आते हैं, हिमाचल आपको लगता है कि देश के पहाड़ी क्षेत्र में भी वो बुनियादी ढांचा पहुंच पा रहा है, और उसका लोकल लोगों पर इम्पैक्ट कितना है? क्योंकि टूरिज़्म भी एक तरफ से बढ़ा है, और जो लोकल लोगों पर टूरिज़्म बढ़ने का, इंफ्रा बढ़ने का, इन सब का कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देखती हैं? जी, सबसे मेरे नज़दीकी क्षेत्र में धर्मशाला एक ऐसा टूरिस्ट लोकेशन है जहाँ पे बहुत ही लोग सर्दियों के दौरान बर्फ़ देखने के लिए आते हैं, मैक्लोडगंज साइड।
बात करते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस एरिया में। पहले हमारे एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाना या फिर कहीं पे भी ट्रैवल करने में पैदल चल के जाना पड़ता था, नदियाँ पार करके जाना पड़ता था। लेकिन आज हर जगह ब्रिजेस है। और बात करूँगी मैं अपने स्कूल क्षेत्र के बारे में, सरकार ने इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं कि वहाँ पे खेलो इंडिया की एकेडमी है, जहाँ से लोकल बच्चे ना जाने कहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इवन धर्मशाला क्षेत्र में स्टेडियम बन चुका है, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस क्रिएट किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस हेल्ड होते हैं। अभी रिसेंटली जो IPL हुए थे वहाँ पे हो रहे हैं। इससे हमारे टूरिज़्म में बढ़ोतरी हुई है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, विकसित भारत में हम हमेशा सोचते हैं कि ये रोटी, कपड़ा और मकान की बातें हो रही हैं, लेकिन नहीं, ये रोज़गार, शिक्षा और सम्मान की बातें भी की जा रही हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली है और मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं? झारखंड में कौन सी जगह से? बोकारो। बोकारो से। देखिए, झारखंड राज्य को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि झारखंड में अगर हम बात करें, नक्सलवाद जैसी समस्या थी, सुरक्षा की समस्या थी, रोड कनेक्टिविटी कम थी, और कई राष्ट्रीय परियोजनाएं अब ख़ास तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर फोकस है। तो आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है और कितना काम किए जाने की ज़रूरत है? जी, जैसे कि आप बोलते हैं वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं बोलूँगी, मैं बोकारो से हूँ। वहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट है, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट है। तो वहाँ पे जब वो सेटलमेंट हुई तो बहुत डेवलपमेंट्स हुए वहाँ पे। बहुत जैसे कि फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज़ बनाए गए। एंड वहाँ पे जैसे कि वो पहाड़ी इलाका है थोड़ा, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स बनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट स्टिल वहाँ पे अभी बहुत डेवलपमेंट हो रही है और काफ़ी डेवलपमेंट होने की ज़रूरत भी है। और जब हम बात करते हैं वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है विकसित भारत का, जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी बात करनी चाहिए कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने से भारत विकसित नहीं होगा। हमें लोगों की मेंटालिटी, मानसिकता भी विकसित करने की बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि अभी हमने देखा महाकुंभ के टाइम में जहाँ पे ट्रेन्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, लोग ट्रेन तोड़ रहे थे, तो वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रही है। तो वो जैसा कि उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वैसे ही मैं भी मानती हूँ कि लोगों की मानसिकता विकसित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो झारखंड में मैं यही कहूँगी कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की उसके साथ साथ एजुकेशन भी डेवलप होना चाहिए। जो वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे बहुत SC के ट्राइब्स हैं वहाँ पे, उन्हें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन की ज़रूरत है। उन तक भी एजुकेशन पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो इंडिया में घुल मिल करके और इंडिया को आगे लेके आ पाएँ। तभी हम सारे इंडिया के सारे जो छोटे छोटे विभाग हैं सबका विकास हो पाएगा। निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने कहा कि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। आगे माइक पास करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और नमस्कार कहाँ सर, के रहने वाले हैं? मैं अमन पटेल, सेंटर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश से हूँ, अनूपपुर मध्य से। प्रदेश में कहाँ से? बड़ा अनूपपुर स्टेट से सर, अनूपपुर से, अनूपपुर से। अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकली जहाँ से है। नर्मदा की शुरुआत होती है। हुई निश्चित तौर पर बड़ा पवित्र स्थान है। आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया था कि ग्रामीण परिवेश से है, ग्रामीण भारत में हमने पहले भी बात की थी, और ग्रामीण भारत के युवाओं का ख़ास तौर पर कितना योगदान बढ़ाया जा सकता है, ग्रामीण भारत में कितनी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बात तो करते हैं AI की, हम बात कर रहे हैं तमाम स्कीम्स की, उन स्कीम्स को धरातल पर पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण भारत में भी वो जागरूकता पहुँचे? बिल्कुल सर, जैसे कि मैं उस वातावरण में रहा हूँ, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकास की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि चैट GPT क्या होता है। जैसे अभी तक अगर हम खासकर कॉलेजेस या फिर हमारे कॉलेजेस में बात करें, किसी भी कॉलेजेस में, तो बच्चों को चैट GPT, AI बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये बहुत बड़ा हेल्प करती है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें खासकर, तो उनको ये भी नहीं पता कि AI क्या होता है और चैट GPT क्या होता है। तो ये लोगों को मतलब कि
कुछ ना कुछ अभी कुछ बहुत सी पिछड़ रहे हैं ग्रामीण लोग, कुछ ना कुछ की तरह से पिछड़ रहे हैं। उनको उठाने की बहुत ज़रूरत है, जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, लॉ के बैकग्राउंड से हैं क्या आप? कोई आप में से लॉ के बैकग्राउंड से है? अच्छा, आप हैं। माइक पास कर दीजिए पीछे, अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्य मेहरा है। आपसे पहले स्पीकर ने मानसिकता बदलने की बात की थी। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम मानसिकता बदलने की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात होती है, मौलिक अधिकारों पर तो हम सबका जोर होता है, देश के हर नागरिक का जोर है मौलिक अधिकारों पर, लेकिन मौलिक कर्तव्यों पर भी कितना फोकस करने की ज़रूरत है? अपना जो कर्तव्य है, आपको लगता है कि हम लोग निभा पा रहे हैं? और मौलिक कर्तव्यों पर भी उतना ही जोर होना चाहिए जितना कि मौलिक अधिकारों पर होना चाहिए। देखिए, बात करें कर्तव्यों की, तो आजकल का युवा बहुत ज़्यादा अवेयर है कर्तव्यों को लेकर के, क्योंकि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सभी कहते हैं कि आज का युवा ही हमारा कल का भविष्य बनने वाला है। तो इस अगर कर्तव्यों की बात करें तो युवा को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से मतलब कर्तव्यों को निभाना है और किस तरह से हमें मतलब अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। जी, एक आखिरी सवाल और आप लोगों से, माइक पास कर दीजिए। आखिरी सवाल, 2047 का भारत, हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित हों 2047 तक। आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या विज़न है कि 2047 का भारत कैसा होगा? जैसे मौलिक कर्तव्य लोग जानेंगे या फिर इंफ्रा बेहतर होगा, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, फोकस क्या रहेगा? सबसे पहले मेरा नाम पारस मिश्रा है, मैं यूपी से आता हूँ। यूपी में कहाँ से? बदायूं बरेली। बदायूं बरेली। तो आपने कहा था कि 2047 तक भारत कैसा होगा, तो इसके लिए पहले हमें अपने स्टार्टअप कल्चर पे वर्क करना होगा, अपनी ईवी सेक्टर पे वर्क करना होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वर्क करना होगा। और आप कह रहे हैं कि 2047 में अगर इन सब पे हम वर्क करेंगे तो हमारा ये जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और जो हमारा खेल जगत है उसमें हमें क्रिकेट के साथ साथ सभी खेलों पर ध्यान देना होगा। निश्चित, बहुत अच्छी बात की आपने। निश्चित तौर पर जैसे हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि युवा हॉकी को देखना पसंद नहीं करता है, और वो बैटिंग भी लगाता है तो क्रिकेट पे लगाता है, और लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, बैटिंग नहीं लगानी चाहिए। लेकिन आज का युवा, मैं अभी अपने हॉस्टल में देखता हूँ, हर 5 में से 2 युवा बैटिंग कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर के कारण हो रहा है। जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो इसमें बैटिंग को प्रमोट करते हैं। और सर, आपने कहा कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि 2047 का विकसित भारत तभी बन सकता है जब युवा इसका साथ देगा। और कुछ दिनों पहले पीयूष गोयल सर ने भी कहा था कि हमें ईवी सेक्टर में वर्क करना होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वर्क करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरी राय। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि देश के भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? क्या हम सिर्फ बात करें बड़े बड़े रोड्स की, पुल्स की, जो ब्रिजेज़ हैं उनके बारे में बात करें, या फिर उस तबके के विकास की ज़रूरत है जो तबका विकास की रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ गया है? क्या आपकी राय है? जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा। जैसे कि जो सुरक्षा है, मैं पहले बोलूँगा कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक है, वो हो रहा है, बल्कि बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं कहूँगा जैसे अभी नारी सुरक्षा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मेनली कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जा रहे हैं। और उसके बल्कि जैसे बताऊँगा आपको कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, बिहार यूपी साइड में, उसमें अभी भी जो सड़कें हैं उसमें घूसखोरी हो रही है। तो सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन उसमें घूसखोरी के कारण वो सड़कें ज़्यादा तक टिक नहीं पा रही, चल नहीं पा रही है। वो उसी समय कुछ ही दिन में 36 हो जा रही है, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बोलूँगा सर कि जैसे मैंने बताया कि नारी सुरक्षा, और आपने एक पहले प्रश्न पूछा था विकास के बारे में, तो उसके मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जैसे बहुत सी चीज़ें दिखा रही है, जो स्टार्टअप्स हैं उन पे हेल्प कर रही हैं। जैसे ये शार्क टैंक चल रहा है, उसमें बढ़ोतरी जारी है। उसमें हमें पता चला कि गुजरात से, मतलब काफ़ी जो पिछड़ी हुए जगह हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, अपने स्टार्टअप आइडिया दे रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा लाई गई हैं। और जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको कि गवर्नमेंट काफ़ी
ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए कर रही हैं। स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स, इनको बहुत सी योजनाएं बना रही है और इनके द्वारा दी जा रही है। जैसे मेरे पहले दोस्त ने बताया कि जो लोग हैं वो एआई के बारे में जानते नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें कर रही हैं। स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही हैं यूपी, बिहार में साइड में, तो वो बहुत हेल्पफुल है उनके लिए। आपको क्या लगता है, आप उदयपुर के रहने वाले जी, हैं, राजस्थान के जी, रहने जी। वाले हैं, एक काम जो आपको लगता है कि हमें तत्काल प्रभाव से राजस्थान में करना चाहिए डेवलपमेंट को लेकर, उस पर अपनी राय बताइए। राजस्थान में, पर्टिकुलर राजस्थान के लिए सर मैं बोलूँगा कि जो राजस्थान जैसे कि सर टूरिस्ट प्लेस है, तो उसमें भी है ना काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो उनको अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, उनके लिए बताइए, उनकी जगह, उनके लिए कुछ होना चाहिए कि हाँ जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है वहाँ भी जाके विजिट कर सकें, ऐसे चीज़ें के लिए। शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई आप लोगों से। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाए और आपने सुने विचार युवाओं के। हम हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।